Hello dear students, welcome to my channel Learn with Surbhi. And today's topic is accounting for partnership firms, and under this we will cover the topic goodwill. What do you understand by goodwill? आपने नाम सुना होगा शोहरत, नाम, रुतबा, prestige, all these terms related with goodwill. Actually, how we will use this term in accountancy, let's take an example. There are two shops, shop number A, shop number B. Okay? दोनों के पास एक जैसा सामान अपनी अपनी शॉप्स पे रखा हुआ है. दोनों के दोनों ग्रोसरी शॉप्स हैं और सारा ग्रोसरी से रिलेटेड सामान है यहाँ पे. दाल, चावल, चीनी और सोप्स, पेस्ट, एवरीथिंग रिलेटेड विद डेली रूटीन. ओके, सारी की सारी चीजें ए और बी दोनों शॉप्स पर अवेलेबल हैं. लेकिन जो शॉप ए है उस पे पर डे 50 कस्टमर्स आते हैं, लेकिन शॉप बी पर अराउंड 150 कस्टमर्स आते हैं. ये क्या हुआ? जब सामान दोनों के पास अवेलेबल है तब एक शॉप पर 50 कस्टमर्स और दूसरी शॉप पर 150 कस्टमर्स. हाउ इट इज पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब शॉप बी की रेपुटेशन हो, उसने गुडविल क्रिएट कर रखी हो. दोनों का सेम बिजनेस है, दोनों के नॉर्मल प्रॉफिट्स वे अर्न कर सकते हैं, लेकिन दोनों के कस्टमर्स में डिफरेंस है. यहाँ पे 50 कस्टमर्स आ रहे हैं और यहाँ पे 150 कस्टमर्स आ रहे हैं. इसका मतलब इसको नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न होंगे क्योंकि इसके पास 100 कस्टमर्स ज्यादा हैं. सेम बिजनेस है लेकिन कस्टमर्स ज्यादा हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट से वो ज्यादा अर्न कर रहा है अपने रेपुटेशन के कारण. ड्यू टू हिज रेपुटेशन इट्स अर्निंग मोर प्रॉफिट्स. सो द डेफिनेशन फॉर गुडविल विल बी, goodwill is the value of reputation of a firm in respect of profits expected in future over and above the normal profits earned by the other firms in the same business. Both are having same business. दोनों के नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, जब ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करे जाते हैं ड्यू टू रेपुटेशन. गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, तो इट मीन्स गुडविल क्रिएट हो रही है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ गुडविल. द फर्स्ट फीचर आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट मीन्स वी कैन नॉट सी और टच गुडविल. इट डजंट हैज physical appearance. Okay, it is an intangible asset. An extra earning capacity of the business. Goodwill क्या होती है? ये extra earning capacity of business है. Normal profit से जब हम extra earn कर रहे हैं, that means it's extra earning capacity of business. And the third feature is liable to constant fluctuations. It means goodwill को आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जहां पर सुपर प्रॉफिट्स होते हैं फर्म के अंदर, वहां पे एक साइलेंट एसेट की तरह बिजनेस में ये प्रेजेंट रहती है. जो गुडविल होती है, जहां जहां आपके सुपर प्रॉफिट्स होंगे तो एक साइलेंट एसेट की तरह आपके पास बिजनेस में अवेलेबल रहेगी. लेकिन जहां आपके सुपर प्रॉफिट्स नीचे आने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो वहीं पर इस गुडविल की भी वैल्यू कम होने लग जाती है. ठीक है, तो इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस. Now with these features of goodwill, you have to remember one thing. Goodwill cannot be considered as fictitious asset. Fictitious asset means fake assets. जो assets हैं नहीं, दिख नहीं रहे हैं, पर हम उनको अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे assets हैं. Actual में ये कोई assets नहीं होते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया तो आप सोचते हैं भविष्य में इससे हमें अर्निंग्स होंगी, तो हम मान के चलते हैं ये हमने खर्चा किया, ये हमारा एसेट क्रिएट हो रहा है. ओके, पर गुडविल इज नॉट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फिक्टिशियस एसेट एज इट कैन बी परचेज्ड एंड सोल्ड ऑल्सो. हम दूसरे एसेट्स की तरह गुडविल को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. ओके, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज fictitious asset. Now the next point is factors that affect the goodwill of the firm. Factors affecting the goodwill of the firm. The first factor is location of business. Location of business means, let's
टेक एन एग्जाम्पल, एक सिटी है जिसके अंदर एक शॉप यहाँ पे सिचुएटेड है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है। ये शॉप्स हैं ग्रोसरी शॉप्स। ओके, अब आप खुद सोच के बताइए, जो ए शॉप है यहाँ पे कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? इसके आसपास के एरिया के कस्टमर्स इसके पास आएंगे ना। बी के पास कहाँ से आएंगे? इसके आसपास जो भी लोग लोकल रहते हैं वो इसके पास आते रहेंगे। ठीक है, सी के पास इसके पास से आते रहेंगे और डी के पास जो इसके आसपास रहते हैं वो इस शॉप पर आते रहेंगे। ई के पास कौन आएंगे? जो इसके आसपास रहते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, बट ये यहाँ के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये शॉप यहाँ के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर सकती है, यहाँ के कस्टमर्स को भी, यहाँ के कस्टमर्स को भी, यहाँ के कस्टमर्स को भी, यहाँ, मतलब ये मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा गुडविल रेज कर सकती है ये शॉप। तो जो सेंट्रलाइज हो गई है शॉप वो मैक्सिमम गुडविल क्रिएट कर सकती है। सो सेंट्रलाइजेशन अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म, it creates more value to the goodwill. Okay, now the next is nature of business. अब यहां पर आती है बात नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस किसी ऐसे प्रोडक्ट का है जिसकी डिमांड बहुत रेगुलर रहती है कस्टमर की कि ये लेना ही लेना है, तो वो आपकी गुडविल क्रिएट करती है, वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी बढ़ जाती है। अगर आप ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कस्टमर रूटीन में उनको यूज करता है और एक स्टेबल डिमांड रहती है ऑलवेज, तो आपकी गुडविल रेज होती है। दैट अफेक्ट द गुडविल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आपका बिजनेस ऐसा है जहां पे आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, अच्छे से आप कस्टमर्स को डील करते हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनकी क्वेरीज को शांत करते हैं और आफ्टर सेल आप अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट अपना शो करते हैं, तो आपकी गुडविल अपने आप बढ़ेगी। इट अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज द फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन कैसी है? सपोज आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो सिर्फ आप अकेले हैं पूरी मार्केट के अंदर। एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है जो एकदम से डिमांड क्रिएट कर रहा है और अभी तक किसी और के पास वो नहीं है, सिर्फ आप ही के पास वो प्रोडक्ट है, तो एक मोनोपोली क्रिएट हुई है और आपकी गुडविल रेज हो रही है, वैल्यू गुडविल की बढ़ेगी। या फिर अगर आपके पास लिमिटेड कंपटीशन है, यानी जो आपकी मार्केट है, मार्केट के अंदर आपके लेस कॉम्पिटिटर्स हैं, तो भी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल रेज करेगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल, अगर आपके प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आपकी गुडविल तो बनेगी ही बनेगी। घटिया क्वालिटी कौन खरीदना चाहता है? घटिया क्वालिटी कोई नहीं लेगा। अब एग्जाम्पल लिया है, यहां पर एक शॉप ए है, एक शॉप बी है, ठीक है। ये चाट पकौड़ी वाले हैं, चलो हम चाट पकौड़ी की बात करते हैं। यहां पर ए शॉप वाला भी समोसे, टिक्की और जो जो आपको पसंद है वो सारे फास्ट फूड यहाँ पे वो सेल आउट करता है, और ये भी बी जो है शॉपकीपर, ये भी यही करता है। लेकिन ये मैक्सिमम कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग इसके पास आते हैं दौड़े हुए, हमें खाना है, हमें खाना है, हमें खाना है, हमारी भी बनाओ चाट, हमारे लिए भी बनाओ, हम भी समोसे इसी से खाएंगे। और ये बड़ी मुश्किल से एक दो कस्टमर, कोई भूला बिसरा, कोई दूर से आया तो वो इसके पास आ गया, लेकिन ये मैक्सिमम कस्टमर्स को क्रिएट नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है? रीजन ये हो सकता है कि ये बेकार प्रोडक्ट्स यूज कर रहा हो, घटिया तेल इस्तेमाल कर रहा हो, घटिया आटा इस्तेमाल कर रहा हो, और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी मेंटेन कर रहा हो, हाथों पे ग्लव्स यूज करके ये अपने फूड प्रिपरेशन करता हो, अच्छे से अच्छा हाइजीन का ध्यान रखता हो, तो ये अपनी गुडविल क्रिएट कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। तो ये एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है गुडविल रेज करने में। तो these are the factors that affect the goodwill of the firm. Number 1 is location of business, second is nature of business, third is efficiency of management, fourth is market situation and quality of product. ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है और मुझे लगता है कि आप
ये मार्क्स आप खो नहीं सकते हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ गुडविल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। द फर्स्ट टाइप इज परचेज गुडविल एंड द सेकेंड इज नॉन परचेज गुडविल। व्हाट इज परचेज गुडविल? देखिए, जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस बेचा जाता है, अब बिजनेस की वैल्यू, सपोज ये कंपनी ए है, फर्म ए है, ठीक है, इसने इस फर्म को बी को बेचा। ओके, अब ए जो फर्म है, इसके सारे एसेट्स वगैरह मिलाकर, सारी लायबिलिटीज माइनस करने में जो भी इसकी वैल्यू है आज की डेट में 50 लाख है सपोज। पर जब ये बी को बेच रहा है तो बी इसको 50 लाख की बजाय इसको 10 लाख और ऐड करने के लिए तैयार हो गया, और ये इसको देना चाह रहा है 60 लाख में। पर ये कहता है कि ये मुझे ही बेचना, मैं आपको 60 लाख प्रोवाइड करूंगा, पर आप ये बेचिए मुझे ही। तो भाई बी ए की फर्म जो कि सिर्फ 50 लाख की है, उसको 60 लाख में क्यों खरीदना चाह रहा है? ये जो 10 लाख हैं ये गुडविल के हैं। कंपनी ए ने इतनी गुडविल क्रिएट कर ली है, इतना नाम और शोहरत हासिल कर ली है कि उसके नाम के बलबूते वो उन प्रॉफिट्स को आगे कई सालों तक अर्न कर सकता है, कुछ सालों तक अर्न किया जा सकता है उस नाम की बदौलत। ठीक है, अब उस नाम के पैसे में, उस नाम की एवरेज में वो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो है नाम और शोहरत के बदले में जो पैसा लिया गया है, इसको हम बोलते हैं गुडविल। ओके, अब ये टोटल बी जो कंपनी है कितने पैसे दे रही है? 60 लाख रुपए। 50 लाख की तो वैल्यू थी कंपनी की और 10 लाख रुपए गुडविल के उसने दिए, तो टोटल 60 लाख रुपीस उसने ए को दे दिए। ठीक है, तो ये हो गई परचेज गुडविल। ये जो 10 लाख रुपए अर्न किए गए हैं, ये गुडविल के अर्न किए गए हैं। एक सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल है, दैट इज नॉन परचेज गुडविल। ये गुडविल अपने आप रेज की जाती है। कैसे? क्रिएटेड इट्स ओन गुडविल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं? जो अभी आपको मैंने बताए हैं सारे के सारे फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को रेज करने के लिए: लोकेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस, efficiency of management, market situation and quality of product. All these factors affect the goodwill of the firm. So इनके थ्रू जब ये कंपनी, कोई भी कंपनी अपनी खुद की गुडविल रेज करती है तो दैट इज कॉल्ड नॉन परचेज गुडविल। ये खरीदी नहीं गई है, ये अपनी मेहनत से, अपनी लगन से खुद क्रिएट करी गई है, काम करके, जी जान मेहनत करके। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म में अराइज। देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस व्हेन नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म में अराइज। सबसे पहली सिचुएशन आती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब भाई 3 जने कोई फर्म चला रहे थे, ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों ने खूब मेहनत करी और अपनी जो कंपनी थी उस कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचा दिया। जब ये इसे ऊंचाई पर पहुंच गई तब इनके पास डी पार्टनर ने एंट्री ली, एक नए पार्टनर ने एडमिशन लिया इस फर्म के अंदर, इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो डी इस गुडविल, ये जो गुडविल क्रिएट हुई है, जो ये पैसा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, इन तीनों की मेहनत से अर्न हो रही है, इस पे डी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये जब नई एंट्री करेगा तो जो पहले की जो सिचुएशन है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो सारे के सारे ये तीनों आपस में बांटेंगे, वो गुडविल भी ये तीनों आपस में बांटेंगे। उस गुडविल पे इस डी का कोई अधिकार नहीं है। जब इसका कोई हक ही नहीं है तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ पे की जाएगी कि कितनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है फर्म की, और ये आपस में बांट लेंगे। फिर डी की एंट्री होगी, उसके बाद जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो चारों मिलकर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो द नीड फॉर valuation of goodwill at the time of admission of a partner, likewise at the retirement of a partner। जब ए, बी, सी पार्टनर्स में से एक रिटायर हो रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो फर्म चली थी इन तीनों की मेहनत से चली थी। अभी ये जा रहा है पर मेहनत तो इसने भी की थी ना, तो इसको इसका हिस्सा दिया जाएगा। तो देयर इज ए नीड टू वैल्यूएट द गुडविल ऑफ द फर्म।
तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. नाउ द थर्ड सिचुएशन इज डेथ ऑफ अ पार्टनर. यहां पे रिटायर किया था हमने सी को, अब इसको चलो हम मान लेते हैं कि इसकी डेथ हो गई, लेकिन मरने से पहले जो इसने मेहनत करी है, इसको मेहनत का हिस्सा तो इसको मिलेगा. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल दीज ओल्ड पार्टनर्स. ओके, these three are the situation, common situation when the valuation of goodwill arises. Need of valuation of goodwill of a firm arise. Now, other than these three situations, there are some other situation also. The first is change in profit sharing ratio. अगर A, B, C partners, इनकी रेशियो है 1:2:3, पर 4 साल बाद, फर्म के 4 साल बाद चलने के बाद ये कहते हैं कि हम अपनी रेशियो चेंज करना चाहते हैं, हम तो अब इक्वल रेशियो में अपने प्रॉफिट्स शेयर करेंगे. तो पहले जिस रेशियो में ये शेयर कर रहे थे, अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने जा रही है, तो इस समय हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ेगी. हमने जो अब तक करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म करेंगे, उसके बाद हम नए तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्रिएट करेंगे. द नेक्स्ट इज व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड आउट. जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म जिसके अंदर A, B, C 3 पार्टनर्स है उसको बेचना चाह रहे हैं, तब भी आपको जरूरत पड़ती है कि आप गुडविल ऑफ अ फर्म को इवेल्युएट करें, उसकी वैल्यू निकालें, गुडविल की वैल्यू निकालें. द लास्ट इज एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ 2 or more फर्म्स. इसका मतलब क्या हुआ? एमलगमेशन मीन्स जब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा फर्म्स जो हैं मिलने जा रही हैं, अकेले अकेले काम नहीं करिए, वो जब आपस में मिल रही हैं तो उनकी जो गुडविल जो अब तक उन्होंने क्रिएट कर रखी है उसकी वैल्यूएशन की जाती है. सो देयर इज अ नीड अराइजेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म when 2 or more firms are going to amalgamate. Okay, so these are the situation. Number 1 is admission of a partner, second is retirement of a partner, third is death of a partner, fourth is change in profit sharing ratio, fifth is when partnership firm is sold out, and sixth is at the time of amalgamation of 2 or more firms. After discussion of different situation when need for valuation of goodwill of a firm may arise, we have to talk about 3 terms. Before going to the topic methods of valuation of goodwill, let's see what are these terms. The first term is normal profits. Normal profits means the profits which are normally earned by the other firms in the industry. Normal profits, अगर आपकी फर्म जो है बाकी फर्म्स के अकॉर्डिंग जो दूसरी और फर्म्स हैं, सेम प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरी फर्म्स हैं, उतने ही प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, विच आर नॉर्मली अर्न बाय द अदर फर्म्स. जो जनरली नॉर्मली दूसरी फर्म्स भी अर्न करती हैं, दैट आर कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट्स. जो जनरली दूसरी फर्म्स भी अर्न करती हैं सेम इंडस्ट्रीज में. ठीक. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सुपर प्रॉफिट्स. Super profits means profits over and above the normal or average profits earned by similar firms. Suppose 3 similar firms हैं A, B, C. ये तीनों का ईयरली जो प्रॉफिट्स अर्न होते हैं नॉर्मली 10-10 लाख अर्न करती हैं. तीनों फर्म्स 10 लाख अर्न करती हैं. अब किसी एक साल जो B फर्म है वो 12 लाख अर्न करती है, बाकी दोनों फर्म्स नॉर्मली 10 लाख अर्न कर रही हैं. तो ये जो 2 लाख हैं ये 10 लाख से ज्यादा है, नॉर्मल जो प्रॉफिट्स हैं उनसे ज्यादा हैं. तो ये जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न होते हैं इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स. नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट से जब ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट्स. नाउ व्हाट आर एवरेज प्रॉफिट्स? एवरेज, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे टर्म एवरेज. यस, एवरेज ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स. क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि आपको पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स आपको दिए गए होंगे, तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? उन सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना होगा और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स. सपोज प्रॉफिट्स आपको दे रखी हैं, किसी साल के दे रखे हैं 5 लाख, ये 2000 सपोज
15 के दे रखे हैं, और 6 लाख 2016 के दे रखे हैं, 8 लाख दे रखे हैं 2017 के, और 4 लाख दे रखे हैं 2018 के, और 2019 में सपोज 2 लाख का लॉस हो गया, एग्जाम्पल हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें लॉस भी हुआ है, और 2020 में वापस प्रॉफिट हुए 3 लाख के सपोज। अब क्या होगा एवरेज निकालने के लिए? एवरेज निकालने के लिए हम पिछले जो ये जितने ईयर्स दिए हुए हैं इनके प्रॉफिट्स को हम ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ ईयर से हम डिवाइड कर देंगे। अब इसके अंदर एक लॉस भी है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लॉस भी है, तो प्रॉफिट्स को तो हम ऐड कर देंगे और लॉस को हम माइनस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे कितने ईयर से? 1 2 3 4 5 6 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए? 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23 lakhs, 23 lakhs minus 2 21 lakh, 21 lakh plus 3 24 lakhs. So 24 lakhs divided by how many years? 1 2 3 4 5 6 6. So this is the average profit.